दोस्तों, जुलाई 2023 विजन आईएएस की मासिक समसामयिकी यानी कि मंथली मैगजीन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस महीने में सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख स्थलों की आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है भाग संख्या 3। इससे पहले हम 1 और 2 भाग जो हैं बना चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक संख्या 10 जो है इसका समझा था। और जो टॉपिक कौन सा था, वो टॉपिक था सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाएं। सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाओं में पहला ही भाग था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। और दूसरा जो हमारा वीडियो था वो था नीति शास्त्र यानी इथिक्स के बारे में। ऐसे 2 टॉपिक थे, मानवता के बिना विज्ञान यानी साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, और मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन यानी कि कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ यानी CHIS वो हैं। ये 2 टॉपिक हमने किए थे। आज के इस तीसरे भाग में जो हम समझने वाले हैं वो है प्रमुख व्यक्तित्व। उससे पहले अपेंडिक्स को यानी परिशिष्ट को समझ लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना 2005 जो है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 जो है, MNG मनरेगा ठीक स्कीम। ये मनरेगा स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना, जिससे वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं। योजना की प्रमुख विशेषताएं। मनरेगा 2005 के लक्ष्य रोजगार देना, गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सामाजिक समावेशन, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना और पारदर्शिता में जवाबदेही को प्रभावी बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस मनरेगा 2005 के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो योजना की प्रमुख विशेषताएं में पहले लक्ष्य पढ़ेंगे और फिर हम मांग और संचालित एवं जन केंद्रित समझेंगे, फिर दुर्घटना संबंधी मुआवजा समझेंगे और महिला सशक्तिकरण इसमें क्या है वो समझेंगे, अनिवार्य प्रावधान और कवरेज समझेंगे और वित्त पोषण का पैटर्न भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इस योजना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहले समझेंगे लक्ष्यों को। लक्ष्य तो क्या है? रोजगार देना, गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सामाजिक समावेशन और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रभावी बनाना। मांग संचालित एवं जन केंद्रित चीज़ों को समझेंगे। तो गारंटीकृत रोजगार मिलता है, बेरोजगारी भत्ता भी, अतिरिक्त रोजगार भी और राज्यों का विवेकाधिकार भी इसमें शामिल है। गारंटीकृत रोजगार का क्या मतलब है? इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। ये कार्य मांग के अनुसार दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता इसके तहत 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। अतिरिक्त रोजगार के रूप में देखें तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन का अतिरिक्त अकुशल रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो 15 दिन के भीतर अगर रोजगार प्रदान नहीं कर पाते तो भत्ता भी और 50 दिन का अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाता है, यदि अकाल और प्राकृतिक आपदा जैसे कोई चीज़ उपलब्ध हो तो। ठीक है, राज्यों का विवेकाधिकार ये कहता है कि राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं। दुर्घटना संबंधी मुआवजा देखें तो यह कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना मुआवजा के दावा का प्रावधान करता है। इसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान यानी कि एक्स ग्राटिया पेमेंट का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण देखें तो कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होंगी, ये अनिवार्य हैं। अनिवार्य प्रावधान देखें तो ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम सामग्री अनुपात 60:40 है। ठीक है, बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी यानी अनुमति के अलावा केवल शारीरिक श्रम द्वारा ही कार्य पूरा किया जाएगा।
इसके अलावा किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर सभी को समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा यह योजना 100% शहरी आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है। प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह कार्यस्थल 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो इस दशा में लाभार्थी अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा। वित्त पोषण पैटर्न देखें इसमें, तो वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों का अनुपात है। इसमें 100% अकुशल श्रम की लागत के लिए केंद्र और राज्य इसमें योगदान करते हैं। सामग्री की लागत में 75% राज्य करते हैं। अकुशल श्रम की लागत के लिए 100% केंद्र इसमें भागीदार होगा और सामग्री की लागत में देखें तो 75% केंद्र भुगतान करेगा और 25% जो है इसमें राज्य भुगतान करेगा। मजदूरी का अगर भुगतान देखें, केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में ही उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यह कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान कर दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण परिवारों के लिए जॉब कार्ड देखें तो अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक कोई भी ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत में अपने परिवार को पंजीकृत करा सकता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा प्रमुख अधिकार देखें तो साफ और सुरक्षित पेयजल का अधिकार है। दूसरा फर्स्ट एड बॉक्स एंड दवाइयों की उपलब्धता। इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा, इसमें मजदूरी करने वालों के अधिकार में शामिल है। नोट बाल देखभाल की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप से कम 5 बच्चों की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, जियो मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों को जियो टैगिंग करता है और ये राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC, इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने विकसित किया है। जियो मनरेगा GEO महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो मनरेगा हो गई, के तहत निर्मित परिसंपत्तियों को जियो टैगिंग करते हैं और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC, इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। शिकायत देखें तो अधिनियम में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और वे प्रावधान कार्यों की प्रभावी पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं। शिकायतों का समाधान करने, जांच पड़ताल करने और निर्णय पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए लोकपाल की नियुक्ति इसमें बताई गई है। सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व की बात हम करेंगे आज। इस महीने में सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में सबसे पहले मंगल पांडे क्यों है और इसका विवरण समझेंगे और प्रदर्शित नैतिक मूल्य भी समझेंगे। मंगल पांडे को भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म जो है फैजाबाद के पास एक कस्बे में हुआ जो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यूपी में फैजाबाद के पास एक कस्बे में मंगल पांडे का जन्म हुआ और उन्हें 1849 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी के एक सैनिक सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। 1849 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी में एक सैनिक सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। 1857 में बैरकपुर साने छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने 1857 में बैरकपुर छावनी में। ठीक है। एक तो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में नियुक्त किए गए थे 1849 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक के रूप में, और 1857 में बैरकपुर छावनी से इन्होंने क्या किया, हमला किया। इस विद्रोह को भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। प्रदर्शित नैतिक मूल्य ये हैं कि राष्ट्रवादी और साहसी थे ये। कोलकाता में ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इसलिए ये विवरण सुर्खियों में है। दूसरे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्यों है? राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक माने जाते हैं। इनका योगदान ये है कि ये
स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। 1883 में उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अवमानना के प्रसिद्ध मामले में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बचाव किया था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इन्होंने बचाव किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उन्होंने 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, इन्होंने 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। राजनीतिक दृष्टि से एक उदारवादी नेता थे। न्याय और दूरदर्शिता इनके नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए विषय देखें तो न्याय और दूरदर्शिता मतलब एक अदालत की अवमानना के एक ऐतिहासिक मामले में बचाव का उनका प्रयास और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अखंड भारत के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता और दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। फिर से एक बार देख लेते हैं। नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इनका नाम उमेश चंद्र बनर्जी भी चलता है कई जगह और कई जगह व्योमेश चंद्र बनर्जी भी चलता है। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। योगदान ये है कि स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। 1883 में कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना के प्रसिद्ध मामले में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बचाव किया था। 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी और राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी नेता थे। इनके नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए इनकी नैतिक विचारधारा देखें तो अदालत की अवमानना के एक ऐतिहासिक मामले में बचाव का उनका प्रयास न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अखंड भारत के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता और दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया था। तीसरे व्यक्ति जो जुलाई 2023 में सुर्खियों में हुए हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। उन्होंने किसानों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। उन्हें इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक, उन्होंने बिहार में जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल करने के खिलाफ बकास्त आंदोलन शुरू किया था। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात कर रहा हूँ मैं। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार टेनेंसी एक्ट और बर्खास्त लैंड टैक्स लागू किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। ये किसान मजदूर एकता इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सहजानंद सरस्वती से जुड़े नैतिक मूल्य देखें तो सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा इन्होंने की। उन्होंने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने तथा आत्मनिर्भर बनाने के साधन के रूप में खादी और शराबबंदी को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया, जैसा कि असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी से देखा जा सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं जय रामदास दौलतराम। ये सुर्खियों में क्यों है? वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। योगदान इनका ये है कि इन्होंने होम रूल आंदोलन के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, जय रामदास दौलतराम। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बिहार और असम राज्यपाल के रूप में काम भी किया था स्वतंत्रता के बाद में। अखिल भारतीय सिंधी भाषा और साहित्य कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अखिल भारतीय सिंधी भाषा और साहित्य कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये नैतिक मूल्य से जुड़े हुए ये प्रतिबद्धता और नेतृत्व इनमें है। महात्मा गांधी के शिष्य होने के नाते ये गांधीवादी दर्शन के मूल अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध के सिद्धांतों के प्रति गहराई से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व करना, बाद में शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और उसे भरोसे को दर्शाना है जो लोगों और साथियों को उन पर दर्शाया जाता है। अगले व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आज़ाद। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। योगदान ये है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में इन्होंने भाग लिया और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, और इससे पहले इस संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA था। HSRA कर दिया इन्होंने और गठन इसका 1924 में हुआ था। 1928 में इन्होंने HSRA गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियों में से एक थे, जैसे 1925 के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे।
इसके अलावा वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास 1926 में इन्होंने किया, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या के बाद बदला लेने के लिए लाहौर में जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने। नैतिक मूल्य इनसे जुड़े हुए हैं, नेतृत्व और निडरता। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय क्रांतिकारियों के समूह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा की थी कि अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए जब शत्रुओं से घिर गए तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए खुद को गोली मार ली। अब हम बात करेंगे अरुणा आसफ अली की। ये भी व्यक्तित्व चर्चा में है, क्यों है? उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। योगदान ये है कि इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए माना जाता है इनको 1942 में। और आज़ादी के बाद उन्हें महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिलाओं की स्थिति को सुधार लाने के दिशा में कार्य किया था। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक पत्रिका वीकली और समाचार पत्र पैट्रियट शुरू किया था। 1958 में वे दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर बनी थी और पुरस्कार इनको पद्म विभूषण मिला 1992 में और भारत रत्न मिला 1997 में। इनकी नैतिक मूल्य देखें अगर अरुणा आसफ अली के, तो अरुणा आसफ अली से जुड़े नैतिक मूल्य सशक्तिकरण की भावना और दृढ़ संकल्प हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष रूप से शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके प्रयास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में उनके विश्वास का प्रमाण है। सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें तो एक स्थल है लद्दाख में पारकोचिक ग्लेशियर। पारकोचिक ग्लेशियर, ठीक है। बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण लद्दाख के पारकोचिक ग्लेशियर में अलग अलग प्रकार के आकार के 3 झीलें बनने की संभावना है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है वो है पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में। लद्दाख में 2 चीज़ें यहाँ पर चर्चा में, एक तो है पारकोचिक ग्लेशियर के पिघलने से झीलें बनने की संभावना और एक है पेंगोंग त्सो झील। लद्दाख में भारत और चीन दोनों इस झील के उत्तरी तट पर अवसंरचना में सुधार कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ जिले की भी चर्चा हो रही है। खादिर बेट और बेला क्षेत्र क्या है? हाल ही में झाड़ी की एक और नई प्रजाति की खोज यहाँ पर हुई है गुजरात के कच्छ जिले में, खादिर बेट और बेला क्षेत्र, खादिर बेट। इसके अलावा ढाला क्रेटर जो है मध्य प्रदेश में क्या है? एक अध्ययन के अनुसार भारत के ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में ढाला क्रेटर है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक क्षेत्र कास पठार भी चर्चा का विषय है। कास पठार में अवस्थित एक मौसमी झील के तलछट के नए अध्ययन में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। कास पठार, ठीक है। कास पठार में अवस्थित एक मौसमी झील के तलछट में नए अध्ययन के भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड का, वो भी चर्चा में है। पलामू टाइगर रिजर्व में चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा अमरावती भी चर्चा में है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है अमरावती से, इसलिए। इसके अलावा हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक भी चर्चा में है। 2020 कल्चर ग्रुप यानी कि कल्चरल ग्रुप 2020 की तीसरी बैठक हम्पी में आयोजित हुई है, तीसरी बैठक। ठीक है। अमरावती चर्चा में क्यों बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा रुद्रगिरी पहाड़ी गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से शैल कलाकृतियों का सम्मिश्रण प्राप्त हुआ है, रुद्रगिरी पहाड़ी गुंटूर। इसके अलावा पोर्प नैकोट्टाई स्थल, पोर्प नैकोट्टाई स्थल तमिलनाडु में है। यहाँ खुदाई से संगम युग से संबंधित सोने का स्टड हड्डी से बना एक नुकीला औजार तथा एक कॉर्नेलियन मन का प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये सुर्खियों में रहे भारत के स्थल है। अब विश्व में स्थल कौन कौन से सुर्खियों में रहे हैं, तो एक तो ग्रीस सुर्खियों में रहा है। ग्रीस यूरोप का नहीं, ग्रीस किसका देश है? मुझे लगता है ये देश जो है अफ्रीका का होना चाहिए। ग्रीस के द्वीप रोड्स और कोरफू वनाग्नि का सामना कर रहे हैं।
वनाग्नि का मतलब क्या है, वहाँ अब जंगलों में आग लग गई है। ग्रीस के द्वीप है 2, रोड्स और कोरफू। ये जुलाई 2023 की खबर है कि वन अग्नि लग भाई दावानल या कह सकते हैं वनाग्नि। ठीक, इसके अलावा अब हम बात करेंगे काला सागर की। काला सागर सुर्खियों में क्यों? रूस ने काला सागर अनाज समझौते से अपनी भागीदारी खत्म की, इसलिए सुर्खियों में है। अफ्रीका का एक देश सुर्खियों में है, सूडान। खार्तूम से सभी हिस्सों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। खार्तूम के सभी हिस्सों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया, इसलिए सुर्खियों में। तंजानिया भी दक्षिण अफ्रीका का देश, सॉरी अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, वो भी सुर्खियों में है। देश के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। देश के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन का निपटान शुरू किया है। इसके अलावा एशिया का जापान सागर भी सुर्खियों में है। चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त हवाई व समुद्री अभ्यास कर रहे हैं, चीन और रूस। ठीक, और नॉर्दर्न और इंटरेक्शन 2023 आरंभ किए जा चुके हैं। थाईलैंड भी सुर्खियों में है। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में संपन्न हुई, इसलिए ये सुर्खियों में है। ठीक, इसके अलावा फिलीपींस जो है वो भी सुर्खियों में है। टाइफून डोक्सुरी ने फिलीपींस में तबाही मचाई। टाइफून डोक्सुरी कोई तूफान है, वो चर्चा में इसलिए। इसके अलावा सोलोमन द्वीप भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप समूह में कूटनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा कोकोस द्वीप समूह भी चर्चा का विषय है। भारतीय नौसेना के विमान से कोकोस द्वीप समूह का दौरा किया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोजाम्बिक जो है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका का देश है। मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित हैं। इसमें भारतीय ऊर्जा कंपनियों ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और बीपीसीएल व ऑयल इंडिया लिमिटेड की 30% हिस्सेदारी इसमें मोजाम्बिक की इस काबो डेलगाडो गैस फील्ड में शामिल हैं। इसमें उत्पादन फिर से शुरू होने की उम्मीद है मोजाम्बिक में। इसके अलावा अफ्रीका का एक देश है चाड, वो भी चर्चा का विषय है। चाड पश्चिम और मध्य एशिया अफ्रीका सबसे अधिक शरणार्थियों में आश्रय देता है। चाड पश्चिम एशिया और मध्य अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थियों को आश्रय देता है। अफ्रीका का देश नाइजीरिया भी चर्चा का विषय है। नाइजीरिया ने खाद्य सुरक्षा को लेकर के आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना भी चर्चा का विषय है। अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा पेरू जो है दक्षिण अमेरिका का, वो भी चर्चा का विषय है। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है पेरू में, इसलिए चर्चा का विषय बने हुआ है ये भी। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच पनामा भी चर्चा का विषय है जुलाई 2023 में। भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और पनामा ने क्या किए? चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें अगर तो वो आइसलैंड है। आइसलैंड सुर्खियों में क्यों है? आइसलैंड में 24 घंटों में भूकंप के 2200 झटके दर्ज किए गए। 2200 झटके कितने आइसलैंड में। और बात करें अगर आर्कने द्वीप की, तो आर्कने द्वीप ने यूनाइटेड किंगडम से अलग होने की मंशा प्रकट की है। ठीक है, आर्कने द्वीप जो हैं यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहते हैं, यूके से। और ग्रीस क्यों सर, रोड्स और कारफू जो 2 ग्रीस के द्वीप हैं उसको लेकर के उसमें आग लग गई वनों में, इसलिए सुर्खियों में हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमने महत्वपूर्ण चीज़ें जानी।